हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम एसईपी की पुस्तक गद्य पुष्पा में केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है अनीता गांगुली। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अनीता गांगुली का परिचय जान लेते हैं। तो अनीता गांगुली का जन्म 1954 को कोलकाता में हुआ था और इन्होंने संस्कृत और हिंदी से एमए कंप्लीट किया था और इन्होंने 10 वर्षों तक हिंदी शिक्षण सामग्री का निर्माण भी किया था और उसके बाद उरांव क्षेत्र में जाकर आदिवासी कुटुंब बोली पर इन्होंने काम किया। तो पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं के लिए इन्होंने सिलेबस भी तैयार किया था। अब इसके बाद यहाँ आगे आते हैं, तो आगे में इनको जो है फिनलैंड भेजा गया था। वहाँ पर इन्होंने 3 वर्षों तक 1994 से 97 तक हेलेंस्की विश्वविद्यालय में छात्रों को बांग्ला, हिंदी और कुटुंब भाषाओं का अध्यापन किया था। तो चलिए दोस्तों, हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लेखिका बता रही है कि गर्मियों की छुट्टियाँ आई थी और दक्षिण से उत्तर की ओर वो गई थी और देहरादून का उनका पहला पड़ाव डाल दिया था और गढ़वाल विकास मंडल निगम की बस में मैंने 7 दिनों में बद्रीनाथ एवं केदारनाथ की यात्रा की थी। सनातन भगवान में उत्तराखंड का वर्णन भारत खंडे जम्बू द्वीपे हिम पर्वत देशे उत्तराखंड अंतर्गत केदार खंडे वेदों में उत्तराखंड को जम्बूद्वीप कहा गया है। भारत खंड की संस्कृति का जन्म उत्तराखंड की नदियों के तट पर्वतों के मध्य शांत वातावरण में हुआ। इस यात्रा में अपने पाठकों को भी शामिल करना चाहती है, इसलिए डायरी के हर एक पन्नों को वो वैसे ही बता रही हैं। तो यहाँ पे बता रही हैं कि 14 मई 1993 को सबसे पहले वो कहाँ पे गई थी। तो ऋषिकेश में 3 बजे यात्रा आरंभ की थी उन्होंने और 11 बजे देहरादून के एक गांव में निकली। निकलने से पहले काफ़ी उनको बाधाएं आई। बस 2 बार खराब हो गई, परंतु केदार बाबा की मर्जी, आधे घंटे की मरम्मत के बाद वह ठीक भी हो गई। किसी तरह 3 बजे ने से 10 मिनट पहले गढ़वाल मंडल के ऑफिस पहुंची। उन्होंने बताया कि आपकी प्रतीक्षा हो रही है, बस आप ऑटो को रोके रखिए और सीधे पहाड़ के ऊंचे अतिथि गृह चले जाइए। ठीक समय पर मैं वहां पहुंची तो देखा कि बस जाने के लिए खड़ी है। पानी पीकर बस में बैठते ही बस रवाना हो गई। ऋषिकेश से शुरू हुई मेरी बद्रीनाथ एवं केदारनाथ की यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री सहित गढ़वाल के 4 धाम माने जाते हैं। हमारी मिनी बस बड़ी तेजी से पहाड़ों के बीच आगे की ओर बढ़ी जा रही थी। 4:30 बजे कोडियाल पहुँचे। वहाँ गंगा के किनारे चाय और ठंडा लेने की जगह है। वहाँ एक पत्थर पर मेरी नज़र पड़ी जिस पर लिखा था कम एज अ गेस्ट गो एज अ फ्रेंड। काफ़ी अच्छा लगा। गंगा अपनी मंथर गति से चली जा रही थी। लग रहा था कि इतनी लंबी पहाड़ी यात्रा से थक गई हूँ। वहाँ उसी की क्लांति की छवि दिखाई दे रही थी। गाइड ने काफ़ी दूर पहाड़ों से उतरती एक नदी दिखाई और कहा, यह व्यास गुफा जहाँ महाभारत की रचना हुई थी। निकलने वाली नदवार नदी है जो कि गंगा में मिल रही है। थोड़ा और आगे बढ़े तो देवप्रयाग जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम है। हम कुछ यात्री सीढ़ियों के रास्ते संगम स्थान पर गए जो मुख्य सड़क से काफ़ी नीचे था। ऊपर आने में नानी दादी याद आ गई। इसके बाद ही रघुराज जी का पुराना मंदिर था। मैंने तो सप्त धाराओं से मिलकर गंगा बनती है। यहाँ पे बता रही कि वैसे तो सप्त धाराओं से मिलकर गंगा बनती है, परंतु भागीरथी के उत्स गौमुख को ही गंगा का उद्गम माना जाता है। शायद इसके पीछे हमारी पौराणिक कथा रही हो। अलकनंदा से मिलने के बाद वहीं भागीरथी गंगा बनकर 2510 किलोमीटर चलती है एवं समुद्र में मिल जाती है। रात्रि को देवप्रयाग में विश्रामालय में ही विश्राम किया। उसके बाद बताते हैं कि नेक्स्ट डे 15 मई को सुबह हम अलकनंदा के साथ साथ रुद्रप्रयाग के लिए भी रवाना हुए। अलकनंदा कभी दाएं कभी बाएं होती है। गाइड ने बताया कि कभी अलकनंदा के पार ब्रिटिश गढ़वाल था। यहाँ पहले छोटे छोटे 52 गढ़ थे। संभवतः 4वीं शताब्दी के लगभग पवार वंश के राजा ने इसे जीतकर एक गढ़वाल बनाया था।
नाम के अनेक गांव व स्थान अब भी मिलते हैं। 1904 में नेपाल के गुरखाओं ने इस पर आक्रमण करके इसे जीत लिया और 15 वर्षों तक इस पर राज्य किया। उस समय गढ़वालियों ने ब्रिटिशों से सहायता मांगी और उनकी सहायता से गुरखाओं को भगाया, जिसके एवज में आधा गढ़वाल, जिसे कीर्तिपुर कहते हैं, उन्हें देना पड़ा। अब उस ब्रिटिश गढ़वाल के हिस्से को भी श्रीनगर कहते हैं। वहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय देखा, जिसका नाम बदल कर हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय रखा गया है। फिर हमने वही स्थान देखा जहाँ प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट का स्मृति चिन्ह है, जहाँ उन्होंने 126 गांव वालों को खाने वाले एक आदमखोर बाघ का शिकार किया था। पुनः आगे बढ़े तो कमलेश्वर मंदिर दिखा, जहाँ नारद ने शिव की पूजा की थी। रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। यहाँ रुद्रप्रयाग का एक मंदिर भी है। मंदाकिनी का पानी गहरा हरा था। वहाँ से चंद्रपुर पहुँचे। भोजनोपरांत चंद्रपुर से गुप्त काशी गए। कहा जाता है कि महाभारत की समाप्ति पर पांडव शिव के दर्शन करना चाहते थे। चूँकि उन पर भ्रातृ हत्या का पाप था, इसीलिए शिव जी उनको दर्शन नहीं देना चाहते। अतः यहाँ आकर वे छिप गए थे। यहाँ से चौखंबा दिखा, यानी कि 4 खंबे एक साथ खड़े। ऐसा पहाड़ एवं मेरू पर्वत की श्रृंखला भी जहाँ से भागीरथी उतर रही है। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़े तो शाम को पहुँचे सोनप्रयाग, जहाँ सोनगंगा पहाड़ से नीचे गिरकर मंदाकिनी में अद्भुत फेनिल जलराशि का निर्माण कर रही है एवं उसका संगम स्थान एवं एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा। नदी तक जाकर संगम का जल माथे पर डाला तथा कुछ समय तक किनारे पड़े पत्थर पर बैठे जल में पांव डुबोए खेलती रही। विकट भयानक जंगल चारों ओर दिखाई दे रहा था। कुछ सन्यासी वहां दिखाई दिए, जिन्होंने बताया कि अंधकार होने पर कभी शेर या बाघ यहाँ पानी पीने आते दिखाई देते हैं। सुनकर कपकपी छूटी। उनमें से एक ने बताया कि स्वर्गारोहण के समय 5 पांडव इसी रास्ते से गए थे। एक और पहाड़, उसमें से निकलने वाली नदी और भयानक वन, उस पर अंधकार, सब मिलाकर अवर्णनीय। अब उसके बाद 16 तारीख को बताती कि 16 तारीख को उन्होंने क्या किया था। तो 16 तारीख को सुबह 5:30 बजे जब बाहर आई तो स्वच्छ स्निग्ध पर्वत श्रृंखलाओं के किनारे भाग में मंदाकिनी की कलकल ध्वनि ने मन को मोह लिया। वहाँ से फिर बस से हम 5 किलोमीटर दूरी, काफ़ी रास्ता भयानक था, गौरीकुंड पहुँचे। वहाँ से हमें एक दिन का सामान लेकर केदारनाथ की पदयात्रा शुरू करनी थी। कुछ वर्ष पूर्व तक तो सोनप्रयाग से ही केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ की जाती थी। गौरीकुंड में तप्त कुंड है। कहा जाता है कि पार्वती के स्नानार्थ शिव ने इसका निर्माण किया था। आज भी श्रद्धालु इसी कुंड में स्नान करके केदार बाबा के दर्शन जाते हैं तथा दर्शन के पश्चात पुनः इसमें स्नान करके रास्ते की थकान मिटाते हैं। गौरीकुंड में गढ़वाल मंडल का विश्रामालय है, जो 3री या 4थी मंजिल पर है। वहाँ से ऊंचे ऊंचे एवं विशाल पर्वतों की अद्भुत छटा आश्चर्य में डाल रही थी। चारों ओर पर्वत पेड़ों में इतना घना कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती थी। वहाँ कुछ प्रकृति प्रेमी थे जो इसको अपने कैनवास पर उतार रहे थे। कुछ इस संधान में लगे थे कि आदि गुरु शंकराचार्य किस पथ से केदारनाथ गए थे। देन आगे चलते हैं। नाश्ता करने के उपरांत मैंने 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने की ठानी। लोगों ने बताया कि शाम को अक्सर वर्षा हो जाती है, लेकिन पॉलीथीन की बरसाती एवं पहाड़ पर चलने की सुविधा की दृष्टि से लाठी खरीद ली थी। जूते तो कपड़े के थे। कुछ लोगों घोड़ों पर, कुछ पालकियों में, कुछ कंडियों में भी जा रहे थे। मैं अपने सहयोगियों का कुछ विवरण आपको भी दे दूं। 3 दिन में उनसे जो परिचय हो जाना सहज था। हमारे साथ के परिवार में एक मुंबई वाले थे, जिनकी लड़की और पत्नी ने घोड़ा किया था। वे जॉनसन एंड जॉनसन में काम करते थे। वे खुद पैदल गए थे। शिवांगी की मम्मी ने घोड़ा किया था। पिता पैदल गए थे। बंगाली घोष परिवार जो हैदराबाद से था, पैदल ही चले थे। अंत में उनकी पुत्री एवं पत्नी ने घोड़ा किया। निमाड़ से आए एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चे थे, जो बेचारे पति को छोड़कर पत्नी और बच्चे पूरे बस में उल्टी करते रहे। उनका परिवार भी घोड़े पर बैठा। तो मुझे पूरा भरोसा था कि उनके पति महोदय पैदल आ रहे थे और वे मेरे पीछे हैं।
बाकी एक परिवार के 10 सदस्यों में से किसी ने आधे रास्ते से तो किसी ने बीच में ही अश्वारोहण किया था। मैं पैदल चल रही थी। ऊपर की चढ़ाई में सांस फूल रही थी। दूसरी बात यह थी कि प्रकृति की अनुपम छटा मेरी दृष्टि को बांधे हुए थी, इसलिए गति भी मंथर हो गई थी। अब्रभेदी शैल सम्राट चारों ओर निस्तब्ध गिरी परिषदों का वर्ग, सहज तो निर्झरियाँ बह रही थी। ऊपर से नीचे गिरने वाले झरने इतने सुंदर थे कि मेरे पैरों को रोक रहे थे। धूप निकली तो रजत का आभास हुआ। एक तरफ पहाड़, दूसरी ओर गहरी खाई। झांकने पर मंदाकिनी दिखती है। यही मंदाकिनी केदारनाथ तक मेरे साथ रही, कभी लुकती, कभी छिपती, कभी दूर, कभी पास आती। कहीं कहीं तो खाई और पहाड़ के बीच मात्र 1.5-2 मीटर का रास्ता। उस पर घोड़े खच्चर आते जाते रहते। जंगल चट्टी पर 15 से 20 मिनट रुक कर चली। शुरू में गर्मी लगी तो जहाँ भी झरने दिखाई दे पानी पिया और उसका परिणाम अंत में भुगता। 7 किलोमीटर पर रामबाड़ा पहुंची। वहां पर भोजन तथा विश्राम किया, फिर चली। असली चढ़ाई तो रामबाड़ा से के बाद शुरू हुई। रास्ते में जगह जगह बर्फ पड़ी थी एवं ग्लेशियर, जिन पर लाठी को टिकाकर जाना पड़ रहा था, अन्यथा फिसल जाने का भय था। वाकई रामबाड़ा ने गरुड़ चट्टी 12 किलोमीटर है। लोग बताते कि भगवान ने यहाँ पर गरुड़ को छोड़कर केदारनाथ की पैदल यात्रा की थी। तो गरुड़ चट्टी 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद व्यक्ति बाकी बचे 2 किलोमीटर पैदल चलने के लायक नहीं रह जाता। अंत के 2 किलोमीटर तो मैं घिसटती रही। शाम होने को आई तो आकाश में बादल छा गए। बूंदाबांदी, फिर हवा चली। अंत में ओले भी बरसे। मैं बिल्कुल टूट गई थी जब मैंने देखा कि निमाड़ के सज्जन भी घोड़े पर चढ़कर मुझसे आगे निकल गए। पहले गर्मी से परेशान होकर बोझा ढोने के भय से मैंने अपना शाल, स्वेटर किसी घोड़े पर सवार यात्री के साथ दे दिया था, जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी। मैं ठंड से काँप रही थी। अंत में एक बार तो मुझे लगा कि मैं गिर पड़ूंगी। उसी वक्त कानों में मंदिर के भजन की आवाज़ सुनाई देने लगी। उस आवाज़ के सहारे बढ़ती गई। किसी तरह अपने सहभागियों का पता लगाकर थर थर काँपते हुए एड़ी से चोटी तक भीगी हुई मैं निगम के विश्रामालय तक पहुंची। अब 17 तारीख की बता रही हैं। तो समुद्र तल से 11,075 फुट की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ। बर्फ बर्फ बर्फ, रास्ते में जमी हुई बर्फ, रास्ते में पड़ी हुई बर्फ और मंदिर के दोनों ओर के रास्ते में करीब 10-10 फुट के बर्फ के शिलाखंड। सभी लोग ठंड से काँप रहे हैं। आज ही हमें पुनः गौरीकुंड लौटना था, जहाँ से हमें एकत्र करके बद्रीनाथ के लिए रवाना होगी। पानी इतना ठंडा था कि नहाने की बात ही नहीं सोची। जहाँ थे वहाँ पर दरवाजे के बाहर भी बर्फ की चट्टानें। रात्रि को थकावट एवं अंधकार के कारण बर्फ का नज़ारा नहीं देख पाई थी। सुबह ताजे वातावरण में मंदिर की अभूतपूर्व शोभा मैं देख पा रही थी। कभी कभी एक चीख भी मेरे मुंह से निकल पड़ी थी, जिसमें सोते ऊँघते संगीत की धुन का आनंद उठाते लोग का ध्यान अनायास ही मेरी ओर आकर्षित हो जाता था। श्रीकोटी के गढ़वाल मंडल के विश्राम गृह में खाना खाया। जाते वक्त तो मन में यह उत्साह था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचना है। लौटते समय यह दुख था कि कभी पुनः यहाँ पर आ पाएंगे या नहीं। अतः अधिक से अधिक आँखों में भर लो, इसलिए खिड़की पर ही बैठी और बिना पलक झपके सब कुछ देखती रही। कहीं इतना ऊंचा हिमालय कि उसको देखने के लिए सो जाना पड़ रहा था, कहीं आकाश खुला खुला उतंग शिखरों को चूमता हुआ क्षितिज, कहीं पर्वतों के पीछे पर्वत, कहीं पर्वत पर पेड़, कहीं तृणहीन, कहीं छोटे छोटे घास के गुच्छे। गाइड ने बताया कि हम सब कोडीवाल पहुंच गए हैं। तो मानो मेरा स्वप्न टूटा और मैं यथार्थ की भूमि पर उतर आई। 2:30 बजे बाद हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। इस तरह कभी देखा हुआ मेरा सपना पूरा हुआ। तो इस तरह से लेखिका जो है अनीता गांगुली जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के बारे में बता रही है। धन्यवाद दोस्तों। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिएगा। धन्यवाद।